Student, this is Govind Singh. Today I am teaching you civics, the second chapter of your book Democracy in India, and your topic is Democracy in India. Student, in the previous video I have taught you about the democracy in India कि भारत में जो प्रजातंत्र, भारत का जो लोकतंत्र है वो कैसा है, इसके बारे में मैंने सिखाया था, आपको पढ़ाया था। तो भारत की जो डेमोक्रेसी है, इंडियन डेमोक्रेसी इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है भारत। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं इन द सेकेंड वीडियो में अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी सेक्रेट बैलेट पेपर and majority candidate and political parties and function of the political party. So let's start, student. Firstly I have explained you that इंडियन डेमोक्रेसी जो है हमारी, भारतीय प्रजातंत्र जो है ये विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, मजबूत भी है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो डेमोक्रेसी है इन इंडिया में जो कब से स्टार्ट हुई। तो ये डेमोक्रेसी जैसे आप लोग जानते हैं कि हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी को भी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे। तो हम इसी दिन से, जब से हमारा एक देश का संविधान जो है पूरे देश में अपना एक संविधान बनाया गया जो 26 जनवरी 1950 से पूरे विश्व में, हमारे पूरे देश में हमारे लागू किया गया। और इसके बाद फिर से एक हमारा जो है एक क्या नाम, हमारे जो इलेक्शन के माध्यम से डेमोक्रेसी को फॉर्म किया गया। इसके लिए सबसे पहले फर्स्टली 1951 से हमारे ये इलेक्शन यहाँ पर स्टार्ट होते हैं। 1951 से लेकर के 1952 तक ये हमारा इलेक्शन चला। तो फर्स्ट इलेक्शन हमारा जो हेल्ड हुआ है भारत में 1951 से लेकर के 1952 तक ये हमारा फर्स्ट इलेक्शन आयोजित किया गया। तो यहाँ से हमारे हो जाती है प्रजातंत्र, हमारी डेमोक्रेसी स्टार्ट। बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हम रिपब्लिक डे जो मनाते हैं अब अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो जिस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है देश का, वो लागू किया गया था पूरे देश में, वो उस दिन से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। और हम प्रजातंत्र को, जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारा 15 अगस्त 1947 को जो देश आज़ाद हुआ था, वहाँ से हमारी एक तरह से जो डेमोक्रेसी की नींव रखी गई, प्रजातंत्र की नींव रखी गई। और इस प्रकार से इंडिपेंडेंस डे के बाद से हम स्वतंत्र रूप से अपने जो राइट्स हैं, अपने जो अधिकार हैं, हम उनका उपयोग करने लगे। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे अबाउट आवर राइट्स, तो मैंने इन द प्रीवियस चैप्टर आई हैव एक्सप्लेन यू, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंडियन डेमोक्रेसी एंड सेवरल टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक। डेमोक्रेसी भारत में कैसे फॉर्म हुई है, जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमारी जो डेमोक्रेसी इलेक्शन जो हैं वो 1951 से 1952 के बीच फर्स्ट टाइम हेल्ड हुए। और तब से हमारी जो डेमोक्रेसी है वो उसके बनाने की जो प्रक्रिया प्रोसीजर है, एवरी 5 ईयर के बाद से हमारे देश में इलेक्शन हेल्ड किए जाते हैं। और जो 5 ईयर के बाद जो गवर्नमेंट होती है, जो रन गवर्नमेंट करती है, उसको चेंज करने का एक हमारे सिटीजन पर, इंडियन सिटीजन पर ये एक चांस होता है जिससे कि वो अपनी एक न्यू फॉर्म गवर्नमेंट कर सकें। तो ये एक यही हमारा प्रजातंत्र, यही हमारा लोकतंत्र, यही हमारी डेमोक्रेसी है। तो योर टॉपिक इन दिस इलेक्शन के दौरान जो होता है हमारा सेक्रेट बैलेट, हम सेक्रेट बैलेट पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा सेक्रेट बैलेट क्या होता है स्टूडेंट्स? जब हमारे जो इलेक्शन के दौरान, ड्यूरिंग द इलेक्शन, अब जो गवर्नमेंट के द्वारा जो इलेक्शन टीम होती है पोलिंग बूथ पर जो आयोजित कराती है, जो इलेक्शन को कराती है, जो गवर्नमेंटली कर्मचारी एम्प्लॉय होते हैं, वो वहाँ पर किसी एक गवर्नमेंटली बिल्डिंग को इलेक्ट करते हैं फॉर इलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए। और वहाँ पर जो एम्प्लॉय होते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उनके द्वारा हमारे जो वोटर्स होते हैं उनको एक सेक्रेट बैलेट पेपर दिया जाता है, जिसके माध्यम से जो उस पर डिफरेंट टाइप के सिंबल्स होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनके डिफरेंट टाइप के सिंबल्स होते हैं उस बैलेट पेपर पर।
और उसी के समक्ष उसके इन फ्रंट ऑफ द सिंबल जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को आप लोग विन कराना चाहते हैं, जिताना चाहते हैं, जिसको भी आप अपनी वोट करना चाहते हैं, आप उसको वहाँ पर अपना जो वोट कर देते हैं। तो वो जो होता है पेपर जो होता है वही सेक्रेट बैलेट पेपर कहलाता है। दिस इज दी ईवीएम आल्सो, ये भी हमारा एक सेक्रेट बैलेट पेपर का ही माध्यम है। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसके माध्यम से हम अपने जो कैंडिडेट है उसको इलेक्ट करते हैं। जिस कैंडिडेट को भी हमें विन करना होता है, जिसको भी वोट करना होता है, उसी के समक्ष हम ये एक प्रकार की ईवीएम सिस्टम होता है जिसके आगे हमें एक डिफरेंट टाइप की सिम्बल्स होते हैं और इस पर हमारे जो बटन दबे होते हैं उसी के आगे हम अपना जो बटन है वो दबा देते हैं। इस प्रकार से हमारा ये वोट हो जाता है। तो ये दिस इज द सिस्टम ऑफ ईवीएम जिसके माध्यम से हम अपने कैंडिडेट को इलेक्ट करते हैं। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ बैलेट पेपर। बैलेट ये हमारा ही यही सिस्टम एक सेक्रेट बैलेट पेपर का है। तो सेक्रेट बैलेट पेपर आई थिंक दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग, आप लोग समझ रहे होंगे कि हमारा क्या होता है। तो अब हम देश में जो वोटिंग होती है ये कैसे प्रक्रिया होती है, ये किसके पीछे क्या प्रोसीजर होता है, जैसे मैंने आप लोग प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इन इंडिया द हाईएस्ट कमांड द हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर इलेक्शन हेल्ड इन हैंड द इलेक्शन कमीशन। तो हमारा जो देश का सबसे बड़ा जो चुनाव आयोग होता है उसके हाथ में होता है ये इलेक्शन, जो पूरे विश्व हमारे पूरे देश में जो है इलेक्शन हेल्ड कराती है, आयोजित कराती है और उसके माध्यम से जो है पीपल अपने लीडर को इलेक्ट करती है। तो वोटिंग इज द वे टू इलेक्ट एंड टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन द डेमोक्रेसी। तो हम डिस्कस करेंगे अब आगे बारे में। ये वोटिंग होती है, यही जो इन हैंड ए पेपर, दिस इज द सेक्रेट बैलेट, यही वो पेपर है जिसमें कैंडिडेट को विन करने के लिए जो जनता है अपनी मोहर, अपनी जो एक स्टैम्प जिसको कहते हैं वो अपने कैंडिडेट के आगे लगा करके इस सेक्रेट बॉक्स में ड्रॉप करती है, डालती है और इसी के माध्यम से हमारा जो कैंडिडेट है वो इलेक्ट होता है। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ आवर डेमोक्रेसी इन इंडिया, यही हमारा प्रजातंत्र का सिस्टम है इन इंडिया, भारत में। तो अब ये इलेक्शन कमीशन होता है जो हमारे देश में इलेक्शन को आयोजित कराता है, हेल्ड कराता है। तो दिस इज द सिस्टम टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन इंडिया, डेमोक्रेसी एंड वोट इन इंडिया। तो यही है एक सिस्टम जिससे हम अपने कैंडिडेट को इलेक्ट करते हैं। हु दोज पीपल हु गॉट 18 ईयर्स ओल्ड, जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु गेट कर चुका है, प्राप्त कर चुका है, वह इलेक्शन में अपनी वोट कास्टिंग कर सकता है और उसी को ये राइट मिलता है वो अपने कैंडिडेट को इलेक्ट करे, चुने, अपने लीडर को चुने। उन्हीं को ये राइट मिलता है जिससे कि हम एक गुड सरकार, एक गुड गवर्नमेंट फॉर्म कर सकें, एक अच्छी सरकार बना सकें जिससे कि देश को आगे ले जाया जा सके। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ आवर गवर्नमेंट एंड नाउ वी डिस्कस इन डिटेल आवर सेक्रेट बैलेट पेपर। तो सेक्रेट बैलेट पेपर, तो सेक्रेट बैलेट पेपर, the people have the power to keep it sacred as to whom they are voting for। उनको एक पेपर दिया जाता है, सेक्रेट पेपर, जिसको हम कहते हैं बैलेट कहते हैं। वो पीपल उसमें अपने जो इलेक्शन के दौरान में, वोटिंग के दौरान में वोट करने के लिए दिया जाता है। जैसा मैं भी आप लोगों से बताया था कि इन हैंड ए पेपर जो ए पर्सन इज ड्रॉपिंग इन द सेक्रेट बॉक्स में जो डाल रहा है, दिस इज द सेक्रेट बैलेट पेपर। तो इस बैलेट पेपर के माध्यम से एक स्थान जो इलेक्शन हम जिसको हम पोलिंग बूथ कहते हैं उस पर ये सारी प्रक्रिया, ये सारा प्रोसीजर चलता है। द प्लेस वेयर द वोट इज टू बी कास्ट इज सेक्यूलेटेड शेड्यूल्ड एंड नो वन इज अलाउड इज इन दैट प्लेस टू सी होम ए सिटीजन वोटेड फॉर। तो एक हमारा एक रूम होता है जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भेजे हुए एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, उसमें एक रूम होता है, अलर्ट किया जाता है, जिसमें एक हमारा ईवीएम सिस्टम या सेक्रेट बैलेट पेपर पर जो सिंबल हैं हम उसको स्टैम्प करने के लिए, लगाने के लिए एक सेक्रेट प्लेस चुन लिया जाता है जहाँ पर सिंगल पर्सन, जो वोट करने वाला पर्सन है, जो वोटिंग कर रहा है, उस पर्सन को
वहाँ पर अपना स्टैम्प लगाने के लिए वो प्लेस दे दिया जाता है और वहाँ पर कोई व्यक्ति उसको वहाँ पर देख नहीं सकता, जिससे कि वो एक ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट को फॉर्म किया जा सके, अर्थात वो अपना राइट का फ्रीडम रूप से उसको अपना इस्तेमाल कर सके अपने वोट का। तो वहाँ पर कोई व्यक्ति अलाउ नहीं होता है, जहाँ पर व्यक्ति अपना वोटिंग करता है वहाँ पर अपनी स्टैम्प लगाता है। तो वो प्लेस एक लोनली प्लेस होता है जहाँ पर व्यक्ति स्वयं अपनी मर्जी से स्वतंत्र रूप से अपने कैंडिडेट के आगे अपनी स्टैम्प को लगाता है। तो दिस इज द सेक्रेट बैलेट। द वोटिंग मशीन डू नॉट आस्क फॉर एनी डिटेल्स ऑफ द पर्सन कास्टिंग द वोट, it just has button in the front of the names of the party symbols of each candidate। इस प्रकार से जो सेक्रेट बैलेट पेपर होता है इसमें डिफरेंट टाइप की जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं उनके सिंबल्स उसमें बनाए जाते हैं, उसमें चिन्ह बनाए जाते हैं, चिन्ह होते हैं जिनके आगे जो वोटर होते हैं उनको सिंबल के आगे अपनी स्टैम्प लगानी होती है। तो दिस इज दी। और ईवीएम सिस्टम, जैसे मैंने अभी आप लोग से बताया था कि उसमें ईवीएम सिस्टम मशीन में जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है उसमें बटन का सिस्टम होता है जिसके माध्यम से अपने जो कैंडिडेट को अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं उसके आगे अपने बटन को दबा दिया जाता है, जो सिंबल जो जिस व्यक्ति का है वो उस पर अपनी जो है अपना वोट कर देता है। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ सेक्रेट बैलेट पेपर जिससे हम अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। एंड मेजोरिटी, तो मेजोरिटी क्या होती है? बहुमत। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। तो मेजोरिटी का मतलब होता है बहुमत। यदि हमारी डेमोक्रेसी में मेजोरिटी नहीं है, बहुमत नहीं है, तो वहाँ पर हमारी डेमोक्रेसी फॉर्म नहीं हो सकती है, वहाँ पर डेमोक्रेसी सक्सेस नहीं हो सकती है। तो इलेक्शन के दौरान में मेजोरिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अर्थात बहुमत का होना जरूरी है। कैंडिडेट के पास सबसे ज़्यादा मत हो, बहुमत हो, वही व्यक्ति विनर होता है, वही विजेता होता है। इसी तरीके से हम मेजोरिटी को फॉर्म करते हैं। तो मेजोरिटी क्या है? तो व्हेन एन इलेक्शन इज कंडक्टेड सम पॉलिटिकल पार्टी और ए ग्रुप ऑफ पार्टीज हैज मोर नंबर ऑफ सीट्स टू कंपेयर टू अदर्स। तो इस प्रकार से एक पॉलिटिकल पार्टी के जो इलेक्शन होता है उसमें हमारे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, ग्रुप होते हैं जिनके पास अपने अपने अलग चिन्ह भी होते हैं और अपनी एक कंस्टिट्यूएंसी, एक चुनावी क्षेत्र होता है जहां पर अपने ये इलेक्शन आयोजित कराए जाते हैं। द पार्टी और ग्रुप ऑफ पार्टीज विच हैज मोर देन 50% ऑफ द सीट शेयर ऑफ द हाउस इज सेड टू बी हैव एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अर्थात जहां पर जिन व्यक्तियों के पास 50% से अबोव, 50% से ऊपर सीट हैं तो वो एरिया हमारी एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहलाती है। अर्थात जहाँ पर हमारे जो जिस प्रकार से कि सपोज कीजिए कि हमारे एक एरिया है वहाँ पर हमारी 10 सीटें, 10 कैंडिडेट मतलब वहाँ पर चुनाव में खड़े हैं या उनको जिताना है, 10 सीटें हैं तो 10 सीटों पर चुनाव होने हैं। तो उन 10 सीटों में से यदि 5 सीटें एक जगह पर हैं, एक स्थान पर हैं, तो वो एरिया 50% में इंक्लूड किया जाएगा, अर्थात वो हमारी एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहलाएगी। वो एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी अर्थात पूर्ण बहुमत वाली या एक हमारी बहुमत वाली कंस्टिट्यूएंसी कहलाती है। एंड इट फॉर्म्स द गवर्नमेंट, और वहाँ पर सरकार फॉर्म की जाती है। तो दिस इज द वे ओनली वोट टू फॉर्म द डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को फॉर्म करने का एकमात्र जो साधन है वो है वोट। वोट के माध्यम से ही हम डेमोक्रेसी को और इलेक्शन को सक्सेस बनाते हैं। दिस इज द सिस्टम इन द इलेक्शन। ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम ए नंबर ऑफ पीपल आर स्टैंडिंग इन द लाइन ऑफ वोटिंग। तो ये बहुत यही प्रक्रिया प्रोसीजर है जिसके माध्यम से हम अपने इलेक्शन को आयोजित कराते हैं। एक जो गवर्नमेंटली बिल्डिंग होती है उनमें ये इस प्रकार की इलेक्शन को आयोजित कराया जाता है और इसको हम पोलिंग बूथ कहते हैं, जहां पर इस प्रकार से लाइन में लगकर एवरी पर्सन वन वोट कास्टिंग कर रहा है। तो वोट कास्ट करते हैं। दिस इज द सिस्टम ऑफ आवर डेमोक्रेसी इन इंडिया। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कैंडिडेट। तो कैंडिडेट क्या होते हैं? सदस्य, अर्थात
जो एरियाज में जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं उनके अपना एक पार्टी का अपना एक सदस्य होता है, कैंडिडेट होता है, जिसको नॉमिनेट कर दिया जाता है कि ये हमारी पार्टी का जो इसको संचालन करेगा, इसको आगे को प्रोसीडेट करेगा। तो कैंडिडेट क्या होता है, सदस्य क्या होते हैं, जो पार्टी होती है उसका एक अपना कैंडिडेट सदस्य होता है जो इलेक्शन में उसको इलेक्ट कराया जाता है। तो ए पर्सन हु विशेस टू कॉन्टेस्ट इन द इलेक्शन एंड गेट्स हिज नेम रजिस्टर्ड फॉर द पर्पज इज कॉल्ड ए कैंडिडेट। अर्थात वह व्यक्ति जिसने अपना नाम रजिस्टर कराया है इलेक्शन में, चुनाव में अपना कॉन्टेस्ट में प्रतिभाग लिया है, अपना नाम नॉमिनेट कराया है, वह कैंडिडेट कहलाता है। वह व्यक्ति ही सी कोई भी हो सकता है, चाहे वो स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। हैज़ टू फुलफिल द कंडीशन लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट। अर्थात जो प्रतियोगिता हो रही है, जो इलेक्शन हो रहा है, उसकी जो हमारे संविधान द्वारा जो प्रक्रियाएं, जो योग्यताएं डिक्लेयर की गई हैं, जो स्थिति डिक्लेयर की गई हैं, उनको वह ही और सी को उनको फुलफिल करना होता है, उनको पूर्ण करना होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो कैंडिडेट है वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, भाग ले सकता है। और इसके बाद हमारा जो इलेक्शन कमीशन होता है, जो चुनाव आयोग होता है, उसके द्वारा वो एक सिंबल प्रोवाइड कराता है जिसको हम नाम वापसी कहते हैं। उसमें उसको एक सिंबल मिल जाता है जिसको हम इलेक्शन के द्वारा यूज करते हैं। तो सिंबल टू इवन पीपल हु कैन नॉट रीड एंड राइट कैन रिकॉग्नाइज द सिंबल ऑन द वोटिंग मशीन। अर्थात वह व्यक्ति जो पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, अर्थात एक सिंबल को जान सकता है, पहचान कर सकता है, वह व्यक्ति सिंबल को पहचान कर अपनी वोटिंग मशीन में उसको यूज कर सकता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो लिखना और पढ़ना भी नहीं जानता, केवल सिंबल को पहचान सकता है, अर्थात जो चुनाव चिन्ह होता है उसको पहचान सकता है और उसके आगे बस अपना वोटिंग करना होता है, उस पर अपनी स्टैम्प लगानी होती है। तो इस प्रकार से ये हमारा कैंडिडेट को विन कराने का ये एक प्रोसीजर होता है। तो दोज कैंडिडेट्स हु आर कॉन्टेस्टिंग with the support of a political party get the symbol of party itself। अर्थात वह पार्टी, वह दल जो अपने कैंडिडेट को इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करा रहा है, प्रतिभाग करा रहा है, उसको अपना एक सिंबल मिल जाता है जिससे वो अपनी पार्टी को विन कराने के लिए अपने जो एजेंडाज हैं, अपनी पॉलिसीज हैं, वो शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन इन द डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी चुनाव में हमारा ये कैंडिडेट के माध्यम से हमारी जो प्रजातंत्र है इसको सक्सेस बनाया जाता है। तो जनरल इलेक्शन हमारे पिछले जो हुए हैं 2014 के, 2019 के, एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट दी पॉलिटिकल पार्टीज़। तो ये एक हमारा ये एक सिंबल होता है आफ्टर वोटिंग के बाद, एक व्यक्ति जिससे कि वो उसकी एक पहचान हो सके, हाँ इसने वोटिंग की है, उसको एक मार्क कर दिया जाता है जिससे कि वो किसी का अवैध वोट ना कर सके। तो इस प्रकार से एक फिंगर पर ये एक निशान मार्क कर दिया जाता है आफ्टर वोटिंग के बाद जो व्यक्ति ने जिसने वोट किया है। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ टू फॉर्म ए गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी। एंड नाउ वी डिस्कस पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, राजनीतिक दल क्या होते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज आर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु एग्री ऑन सम पॉलिसीज, फॉर्मुलेट एन एजेंडा एंड प्रोग्राम फॉर द सोसाइटी विद ए व्यू टू प्रमोट कलेक्टिव गुड। इस प्रकार से ये एक दल होते हैं जो जनता के समक्ष अपनी नीतियों को, अपने एजेंडाज को, अपने कार्यक्रमों को सोसाइटी के सामने समक्ष प्रोग्राम करके, कार्यक्रम करके लोगों के समक्ष रखते हैं और लोगों से ये, जनता से ये अपना आश्वासन देते हैं, बताते हैं कि हमारी पॉलिसी क्या होगी, यदि हम इलेक्शन को विन करते हैं, जीतते हैं, तो हम देश के लिए, जनता के लिए क्या क्या अपनी एजेंडा, क्या अपनी पॉलिसियाँ लेकर आएंगे जिससे हम एक बेटर गवर्नमेंट रन कर सकें, चला सकें। तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में हैव डिफरेंट थ्योरीज ऑन पॉलिसीज ऑन हाउ द गवर्नमेंट शुड बी रन। अर्थात जो डिफरेंट टाइप की जो हमारे दल होते हैं, पार्टी होती हैं, वो अपनी अपनी डिफरेंट टाइप के सिद्धांतों के आधार पर, अपनी नीतियों के आधार पर
जनता को उसके बारे में बताते हैं कि वो किस प्रकार की गवर्नमेंट देंगे या किस प्रकार की गवर्नमेंट चलाएंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू द इलेक्शन। यदि इलेक्शन के द्वारा, इलेक्शन में यदि किसी दल को फुल मेजोरिटी मिलती है तो अपने तरीके से, अपनी पॉलिसी के माध्यम से कुछ इम्प्लीमेंट करता है, न्यू रूल्स रेगुलेशन जो सोसाइटी में लाता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि एट द प्रेजेंट टाइम जो है बीजेपी की सरकार है, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, एट द प्रेजेंट टाइम जो प्रधानमंत्री की सरकार है, उसमें जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी हमारे कुछ पॉलिसीज़, कुछ जो लॉ थे उनको चेंज किया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक हमारा अभी जैसा कि ट्रिपल तलाक था, जो मुस्लिम महिलाओं को एक राइट प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए एक राइट प्रदान किया गया है, जिसमें जो उनके जो हस्बैंड होते थे उनको 3 तलाक बोल करके उनको अपने आप से उनको अलग कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से एक लॉ लाया गया, जिससे अपनी एक पॉलिसी बनाई गई, जिससे फुल मेजॉरिटी थी, जिनके माध्यम से उन्होंने इस प्रकार की जो सोशल एविल्स थी उनको ख़त्म किया गया। और बहुत सारे ऐसे सोशल एविल्स हैं, जैसे कि बाल विवाह है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी के माध्यम से उनको ख़त्म करके एक न्यू पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की हैं। तो इस प्रकार से कैंडिडेट जो विनर होता है वो अपनी फुल मेजॉरिटी के माध्यम से अपनी सरकार को, अपने समाज को, सोसाइटी को चेंज करने के लिए अग्रसर होता है, आगे होता है। तो कैंडिडेट तो दिस इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी एंड विनिंग द पॉपुलर सपोर्ट थ्रू द इलेक्शन। तो इस प्रकार से जो सपोर्ट इलेक्शन के दौरान में जो विनर को मिलती है, उसके माध्यम से उसी पावर के माध्यम से वो इस प्रकार के स्टेप डेमोक्रेसी में लेते हैं जो कैंडिडेट होते हैं। तो कैंडिडेट who believe in the ideology of a particular party are supported by the political party and they get their recognition from the political party। इस प्रकार से जो कैंडिडेट होते हैं, जो सदस्य होते हैं, जो लीडर होते हैं, जो आइडियोलॉजी, आदर्शवाद पे जो विश्वास रखते हैं, अपनी पर्टिकुलर पार्टी को जो सपोर्ट मिलता है उसके माध्यम से अपनी पार्टी को और एक नई पहचान दी जाती है फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज। अपनी राजनीतिक दल से और ऊंचाइयों तक उसको आगे ले जाता है जो दल। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि एट द प्रेजेंट टाइम बीजेपी ने अपना जो परचम है, अपना जो पार्टी है, उसको किस जनित पर, किस ऊंचाई पर, किस एक मुकाम पर पहुंचाया है। तो इसी प्रकार से एवरी कैंडिडेट जो अपनी पार्टी को, अपने दल को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए करता है। जैसा एट द प्रेजेंट टाइम पीएम हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं वो कर रहे हैं, सेम इसी वे में अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया जाता है। तो दे आल्सो गेट फाइनेंशियली एड फॉर द इलेक्शन एक्सपेंसेस। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने कॉन्टेस्ट किया है, जो व्यक्ति ने विनर किया है, जो विनर है, उसको हमारी जो गवर्नमेंट है एक फाइनेंशियल एड भी देती है, हेल्प भी देती है, जिससे वो अपने इलेक्शन को, जिसने जो भी एक्सपेंस किया है, खर्च किया है, उसको आगे चलाने के लिए। तो दीज आर सेवरल सिंबल्स इन द इलेक्शन आवर इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड फॉर द कैंडिडेट। तो ये हमारे सिंबल हैं, ये चिन्ह हैं, पहचान हैं, ये जो हमारे इलेक्शन कमीशन कैंडिडेट को ड्यूरिंग द इलेक्शन फॉर विनिंग, ये जीतने के लिए ये चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं। इसका पर्पज़ ये होता है कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, जो लिखना पढ़ना नहीं जानता है, तो वो इन सिंबल को, इन पहचान को, इन चिन्ह को पहचान सके और इलेक्शन में वोट कर सके उनके आगे। तो दिस इज़ द पर्पज़ प्रोवाइड दी सिंबल फॉर द कैंडिडेट। तो यही इसका एक पर्पज़ होता है, यही उद्देश्य होता है कैंडिडेट को ये सिंबल प्रोवाइड कराने के लिए। तो ये सारा कार्य कौन कराता है? निर्वाचन आयोग, जिसको हम इलेक्शन कमीशन कहते हैं। तो दिस इज द इलेक्शन रेस्पॉन्सिबिलिटी टू फेयर एंड फ्री इलेक्शन इन इंडिया इन डेमोक्रेसी। दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर इलेक्शन कमीशन। तो ये हमारे चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि वो देश में एक स्वतंत्र, सही ढंग से, सुदृढ़ रूप से इलेक्शन आयोजित कराएं। तो इलेक्शन कमीशन इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन इंडिया विच हेल्ड
द इलेक्शन इन इंडिया, जो कि हमारे देश में इलेक्शन को आयोजित कराती है। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ ईवीएम, वोट कास्टिंग। ये हमारा ईवीएम मशीन है जिसके माध्यम से जो पर्सन है, जो लोग हैं, अपने देश की सरकार को इलेक्ट करते हैं, लीडर को इलेक्ट करते हैं। इलेक्शन कमीशन इज द हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर द इलेक्शन। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ योर फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो फंक्शन हमारे पॉलिटिकल पार्टी के क्या हैं? तो जो चुनावी जो दल होते हैं उनके कार्य क्या होते हैं, क्या उनकी पॉलिसी होती है, क्या एजेंडाज होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दीज द इलेक्शन दे कॉन्टेस्ट इलेक्शन बाय पुटिंग अप दियर सेलेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो इस प्रकार से जो इलेक्शन के दौरान में एक प्रतियोगिता होती है जिसको हम इलेक्शन कहते हैं, और एक जो कैंडिडेट होता है उसको एक कंस्टिट्यूएंसी प्रोवाइड कराई जाती है। कंस्टिट्यूएंसी का अर्थ होता है स्टूडेंट, चुनावी क्षेत्र, अर्थात जिस क्षेत्र से वह कैंडिडेट इलेक्ट कर रहा है, चुनाव लड़ रहा है, इन द फाइट ऑफ द इलेक्शन या इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द इलेक्शन। तो कंस्टिट्यूएंसी क्या कहलाती है? चुनावी क्षेत्र, जहां से जिस एरिया से वह कैंडिडेट वोटिंग के लिए खड़ा हुआ है, मतलब इलेक्ट होने के लिए खड़ा हुआ है, विन करने के लिए खड़ा हुआ है। तो द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफर different policies and program and give choice to the voters through announcement of manifesto। मैनिफेस्टो क्या होता है? ये अपनी एक पार्टी की जो है पॉलिसी डिफरेंट टाइप की जो वो जनता के लिए लुभाने के लिए जो कार्यक्रम किए जाते हैं उसमें अपनी एक घोषणा पत्र कहते हैं। मैनिफेस्टो क्या होता है? एक घोषणा पत्र होता है जिसमें पार्टी अपनी जो गवर्नमेंट को बनाने के बाद लोगों के लिए क्या उनके लिए चेंजेस लाएगी, क्या उनके लिए उनको सुविधाएं फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी। तो ये एक मैनिफेस्टो होता है। तो इसमें हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है अपने डिफरेंट कार्यक्रमों के माध्यम से वोटर्स को रिझाने के लिए अनाउंसमेंट करती है, घोषणा करती है, जिससे कि वोटर्स उनको खुलकर वोटिंग कर सके। तो दिस इज द मैनिफेस्टो, यानी कि घोषणा पत्र कैंडिडेट के द्वारा जो चुनावी इलेक्शन से पहले इसको डिक्लेयर किया जाता है, घोषित किया जाता है। तो दिस इज द मैनिफेस्टो ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, जिसके माध्यम से वो अपना इलेक्शन जो है फाइट करते हैं। दे ऑर्गेनाइज एंड होल्ड इलेक्शंस, rallies and door-to-door campaign. These are done to spread their agenda and governance and policies they promise to implement or if यदि elected to power। यदि मतलब जो व्यक्ति जिस कॉन्स्टिट्यूंसी जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है वो वहाँ पर जाकर के अपने सदस्यों के द्वारा डोर टू डोर जा करके या कार्यक्रम करके या रैली करके प्रोग्राम करके लोगों से बताते हैं अपने एजेंडा के बारे में, अपनी पॉलिसियों के बारे में, जिससे कि लोगों को उनकी जो पॉलिसियां हैं, जो एजेंडाज हैं, उन पर विश्वास दिलाते हैं, जिससे कि अपनी गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जिताया जा सके। द पॉलिटिकल पार्टी हुज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इलेक्टेड इज मोर देन द अदर इज कॉल्ड द मेजॉरिटी पार्टी एंड दोज विद लेसर नंबर ऑफ द इलेक्टेड कैंडिडेट इज कॉल्ड द माइनॉरिटी। अर्थात वह व्यक्ति जिसने इलेक्शन में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी गेट की है, सबसे ज़्यादा बहुमत हासिल किया है, वह कहलाती है मेजॉरिटी। अर्थात उसने फुल मेजॉरिटी गेट कर लिया, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा जिसने सीटें ली हैं, जिसके लीडर, जिसके मेंबर, जिसके कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा, जिस पार्टी के लीडर ज़्यादा से ज़्यादा जीते हैं, वो मेजॉरिटी कहलाती है। और जिस दल के जो लीडर हैं, जिस दल के जो लीडर बहुत कम सीटें हासिल कर पाए हैं, तो वो कहलाती हैं हमारी माइनॉरिटी, अर्थात वो अल्पसंख्यक कहलाती है। और मेजॉरिटी वाले बहुमत वाले कहलाते हैं, अर्थात जिसकी सरकार बनने के संकेत मिल गए, अर्थात वो हमारी गवर्नमेंट को फॉर्म करेगी, फुल मेजॉरिटी वाली। तो फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं हमारे, अभी मैं आपको बता चुका हूँ। तो मेजॉरिटी पार्टी फॉर्म्स एंड रन्स द गवर्नमेंट एंड टेक्स बिग पॉलिसी डिसीजन। इस प्रकार से जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी गेट करी है वह अपनी गवर्नमेंट को बनाएगा और इस प्रकार से अपने डिसीजन, अपने जो नीतियाँ हैं वो स्वतंत्र रूप से ले सकता है।
अपने डिसीजन अपने आप स्वयं उठाएगा। फिर इसके पास से जो भी उसको लॉ, जो भी रूल्स रेगुलेशन उसको सोसाइटी में लाने हैं, फ्रीली रूप से वह करने का उसको राइट मिल जाता है। अर्थात अपने ढंग से वह फुल मेजोरिटी वाला पर्सन, पार्टी अपनी गवर्नमेंट को चला सकता है। दे सेलेक्ट एंड अपॉइंट दियर मिनिस्टर टू रन द गवर्नमेंट एज पर दियर नीड्स। अपनी आवश्यकता के अनुसार इस प्रकार जिस दल ने, जिस पार्टी ने अपना कैंडिडेट जो डिक्लेयर किया था, जिसका नाम नॉमिनेट किया था, एज ए चीफ मिनिस्टर हो, एज ए प्राइम मिनिस्टर हो, वह उसको अपॉइंट कर देते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए चीफ मिनिस्टर, एंड दे प्ले ए डिसीज रोल इन द मेकिंग लॉ फॉर द कंट्री। और इस प्रकार से अपने उस भारी बहुमत के माध्यम से, उस फुल मेजोरिटी के माध्यम से जो देश के अंदर जो लॉ लाने हैं, जो कानून नियम बनाने हैं, उनको वो आगे प्ले करते हैं, आगे चलाते हैं। द पॉलिटिकल पार्टी विच डज नॉट गेट मेजोरिटी प्लेज द रोल ऑफ अपोजिशन इन द पार्लियामेंट। इस प्रकार से जो हमारा पार्लियामेंट होता है, जो संसद होती है, जिस दल ने फुल मेजोरिटी नहीं गेट करी, अर्थात माइनॉरिटी वाले दल ने, जो अल्पसंख्यक अर्थात जिसके पास लीडर कम रहेगा, तो वो अपोजिशन में रहता है, अर्थात उसके विपक्ष में रहेगा। जैसा आप लोग अभी एट द प्रेजेंट टाइम देख रहे हैं कि बीजेपी के जो अपोजिशन में है वो कौन है? कांग्रेस पार्टी। तो एट द प्रेजेंट टाइम जो है कांग्रेस पार्टी हमारी अपोजिशन में है, जो कि एक विपक्षी दल कहलाता है पार्लियामेंट का। दे क्रिटिकली एग्जामाइन द पॉलिसी एंड बिल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। अर्थात जो अपोजिशन जो पार्टी होती है, जो विपक्ष वाला जो दल होता है, वो गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसियों को जो चला रही है, अपने जो रूल्स, लॉ, जो बिल लेकर आ रही है, क्या वो देश के हित में है या देश के लिए कहीं गलत तो नहीं है, तो उन पर वो चर्चा करती है खुलकर। वो उनके विपक्ष में बोलती है कि वो सही हैं या गलत है, जिससे कि एक जो फुल मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट है वो अपनी मनमानी ना कर सके। इस प्रकार से ये भी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है इन द डेमोक्रेसी में। इसी प्रकार से जो हमारी डेमोक्रेसी है ये सक्सेसफुल बनती है। तो दे रेज क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट ऑन देयर फेलियर्स एंड रॉन्ग पॉलिसीज़। इस प्रकार से जो अपोजिशन वाली पार्टी होती है, दल होता है, वो जनता जो गवर्नमेंट जिसकी होती है, जो सरकार चला रहा है, उस पर क्वेश्चन पुट अप करती है, खड़ा करती है, और इस प्रकार से उससे पूछती है जो भी उसने गलत किया है या जिन स्टेप पर, जिस जगह पर जो गवर्नमेंट फेल हो रही है उस पर क्वेरी करती है, पुट अप करती है कि उसकी ये या कहीं उसकी पॉलिसी गलत तो है, गलत तो नहीं है, या किन स्टेप पर ये कहाँ पर जनता के प्रति खरी नहीं उतर रही है सरकार। तो इस प्रकार से जो है ये हमारी अपोजिशन पार्टी रनिंग वाली गवर्नमेंट से ये क्वेरी पुट अप करती है। तो दे शेप पब्लिक ओपिनियन एज दे रेज एंड हाईलाइट इम्पोर्टेंट इशूज। इस प्रकार से जो अपोजिशन वाली पार्टी होती है वो गवर्नमेंट पर क्वेश्चन खड़ा करती है, और जो जनता की जो मांग होती है, जनता जो जिसको चाहती है, उसको उनके संसद के पार्लियामेंट में उसको इन फ्रंट लाती है, उसको हाईलाइट करती है, उसको दिखाती है कि हाँ जनता क्या चाहती है। तो इम्पोर्टेंट इशूज़ जो भी होते हैं, जो इशू होते हैं, मतलब जो भी दोष हैं उनकी गवर्नमेंट में, या जो भी वो गलत कार्य कर रहे हैं, उसको पार्लियामेंट में उसके समक्ष रखा जाता है पार्लियामेंट में। विच दे फील आर नॉट एक्टेड अपॉन बाय द गवर्नमेंट। अर्थात वह जो गवर्नमेंट के लिए सही से कार्य नहीं। कॉलिशन गवर्नमेंट। तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कॉलिशन गवर्नमेंट क्या होती है स्टूडेंट। जब हमारी देश में जो इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन के दौरान यदि जो दल, जो पार्टियां जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट ले रही हैं, यदि उस किसी कंडीशन में, किसी दशा में फुल मेजॉरिटी गेट नहीं कर पाती है, तो इस कंडीशन में, इस हालात में, इस पोजीशन में कुछ दल, कुछ पार्टियां एक साथ जुड़ जाती हैं, इन हैंड हो जाती हैं। अर्थात सेवरल, 1 या 1-2 से 1 या 2 या मोर, इससे अधिक पार्टियां एक साथ जुड़ जाती हैं, और इस प्रकार से एक मिली जुली सरकार बना लेते हैं। अर्थात एक दल के साथ और एक या दो दल, 1 या 2 या 3 या 4, जितने भी उनको आवश्यकता होती है उतने दल को वो अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से ये एक मिली जुली सरकार बन जाती है। तो इस प्रकार से ये 5 ईयर के लिए गवर्नमेंट चलाई जाती है। तो ये कहलाती है हमारी कोalition गवर्नमेंट।
अर्थात एक अस्थायी संगठन वाली सरकार। इसको हम अस्थायी सरकार कहते हैं, अर्थात पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं कहलाएगी, क्योंकि किसी भी एक पार्टी ने फुल मेजोरिटी गेट नहीं करी, बट ये जनता का रुझान है कि उसने किस प्रकार से कितने लोगों को कैसे वोट दिया, फिर उसके बाद जो भी है अपनी एक जो हाईएस्ट मेजोरिटी जिसके पास है वो छोटे दलों को अपने दल में मिला लेती है और इस प्रकार से अपनी जो है मेजोरिटी शो करके जो है वो अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म कर लेती है। तो ए पॉलिटिकल पार्टी गेटिंग द मेजोरिटी ऑफ वोट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट इफ ए सिचुएशंस अराइज दैट नो पॉलिटिकल पार्टी गेट्स एनफ मेंबर टू फॉर्म द गवर्नमेंट देन ए फ्यू पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अर्थात जैसा मैं आप लोग बता चुका हूँ कि यदि कोई एक पार्टी या कोई दल पूर्ण बहुमत हासिल नहीं किया है तो वो अपने दल के साथ और छोटे दल या और किसी दल को अपने साथ ज्वाइन कर लेता है और इस प्रकार से उस दूसरे पार्टी के जो दल के जो नेता हैं, लीडर हैं, वो उसकी मेजोरिटी को बढ़ा देते हैं और इस प्रकार से उसके पास फुल मेजोरिटी हो जाती है, जिससे कि वो अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकता है। तो सिंस दे हैड अनाउंस्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड मैनिफेस्टो टू द पीपल बिफोर इलेक्शन, दे यूजुअली कंसल्ट ईच अदर टू कम टू ए कंसेंसस ऑन हाउ टू रन द गवर्नमेंट एंड विच पॉलिसीज टू इम्प्लीमेंट। इस प्रकार से दोनों दल क्या नाम कोalition गवर्नमेंट में जिन्होंने ज्वाइन किया है, नए दल के साथ जो जुड़े हैं, वो एक साथ बैठ करके अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, अपने जो मैनिफेस्टो हैं, उनके जो घोषणा पत्र हैं, उनकी जो नीतियां हैं, वो आपस में बैठ करके डिस्कस करते हैं और उन्हीं पर वे फिर एकजुट होकर के कार्य करते हैं। तो दिस इज़ द वे टू ए कोalition गवर्नमेंट। इस प्रकार से जो हमारी कोalition गवर्नमेंट है, ये संगठन वाली स्थायी जो सरकार है, इसको चलाने का प्रोसीजर चलता है। सम पॉलिटिकल पार्टीज हु आर अनेबल टू ज्वाइन गवर्नमेंट due to do not join the government and do not take up any ministerially appointment but retain their independence to support or not support the policies of the government। अर्थात इस प्रकार से व्यक्ति वह पार्टी जिन्होंने किसी भी गवर्नमेंट को या किसी भी मेजोरिटी वाली पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, दे डू नॉट टेक अप एनी मिनिस्ट्रियल अपॉइंटमेंट, अर्थात उनके पास कोई मंत्रालय का कोई नियुक्ति नहीं होती है, क्योंकि वो किसी भी मेजोरिटी से, किसी भी विनर से या मेजोरिटी वाली सरकार से या गवर्नमेंट से, पार्टी से जुड़े नहीं हैं। बट रिटेन दियर इंडिपेंडेंस, बट वो उनके पास अपनी स्वतंत्रता आज़ादी होती है, उनके पास स्वतंत्र होते हैं वे टू सपोर्ट और नॉट सपोर्ट, कि वो जो भी पार्टी है, जो भी उनकी पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, कि वो उनको सपोर्ट करे या ना करे, उनके पास फुल फ्रीडम होती है, फुल इंडिपेंडेंस होती है कि वो उनकी जो गवर्नमेंट जो भी चल रही है उनको सपोर्ट करे या ना करे। The coalition government is thus weaker as it does not enjoy a majority and its policy and decision। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कोalition गवर्नमेंट होती है, जो अस्थायी सरकार होती है, ये एक फुल फ्रीडम वाली सरकार नहीं होती, इसमें वीकर, इसमें कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं, जिससे कि वो इसको हम एक तरह से काम चलाओ सरकार इसको कह सकते हैं। ऐसी सरकार बनाई जाती है जो कि फुल मेजोरिटी से, फुल स्वतंत्रता से कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि दूसरे दल अपने ढंग से उसको चलाते हैं, अन्यथा वो फिर उसमें कुछ ना कुछ वो जो गवर्नमेंट है बनी है, वो उसमें ब्रेक होने का, टूटने का, सरकार रहने का खतरा रहता है। डिपेंडेंट जो हमारी कोalition, जो अदर मेंबर हैं जिन्होंने किसी पार्टी को, दल को ज्वाइन नहीं किया है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं कि वो रन वाली गवर्नमेंट को सपोर्ट करें या ना करें। आर एंड डिपेंडेंट ऑन दी कंज्यूम्स एंड सपोर्ट ऑफ दी पार्टीज इन दी कोalition। और इस प्रकार से वो अपनी जो कोalition वाली जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करें या ना करें, उस पर निर्भर करता है, उन पर निर्भर करता है, उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। द पॉलिटिकल पार्टी दैट इज इन मेजोरिटी और कोalition पार्टी इन मेजोरिटी इलेक्ट देयर लीडर हु एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड द चीफ मिनिस्टर एंड एट द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल इज कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर। अर्थात वह पार्टी या वह दल जिन्होंने अपनी फुल मेजोरिटी गेट करी है
या कॉलिशन गवर्नमेंट बनाई है वो हमारी इलेक्ट कर ली जाती है। देयर लीडर, अपना जो नेता है, अपना जो लीडर जो भी नाम उन्होंने नॉमिनेट किया है उसको इलेक्ट कर दिया जाता है, उसको अपॉइंट कर लिया जाता है, चाहे एज ए चीफ मिनिस्टर के रूप में, और यदि चीफ मिनिस्टर एज ए स्टेट लेवल पर होगा, स्टेट लेवल पर या राज्य स्तर पर हम उसको चीफ मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि एक पूरे देश की सरकार को चलाएगी, पूरे देश को चलाएगा, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात लोकसभा की सरकार, तो वो कहलाती है हमारी लेवल इज द कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर, वह हमारी प्रधानमंत्री सरकार कहलाती है, प्रधानमंत्री कहलाता है। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड रन्स द गवर्नमेंट। इस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर देश का हेड होता है और वही सरकार को चलाता है विद देयर चलाता है head of the government and runs the government with their support of the council ministers who had various डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इस प्रकार से प्रधानमंत्री जो है अपना एक मंत्रालय नियुक्त करता है, बनाता है, और उसका और उनका हेड मुखिया वह स्वयं होता है, जिससे सारी मंत्रालय का जो है उसके पास पावर होती हैं। एंड वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट हेड करता है, और इस प्रकार से हमारे देश में एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट चलाई जाती है। तो दिस इज़ द प्रोसीजर इन इंडिया टू सक्सेस डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो ये हमारे भारत का, हमारे देश का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, जिससे हम अपने देश की सरकार को, गवर्नमेंट को रन करते हैं, चलाते हैं। दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ to run the government in India and to make the democracy successful in India. And thank you and have a nice day.